राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वैकेंसी है। है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। ये जो 7-8 सब्जेक्ट है, डिप्लोमा का सिलेबस सिर्फ यहीं तक है। बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी जो एज क्राइटेरिया है, काफी 18 से हाँ, 40। बिल्कुल। जो सब्जेक्ट का जितना वेटेज है, आपके टाइम टेबल का उतना परसेंट टाइम उसमें जाना चाहिए। टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, 3 चीज़ें आपको मेंटेन करनी है फाइनल एग्जाम में, तो वो टेस्ट और प्रैक्टिस से आप इंप्रूव कर ले जाओगे अपना। प्रॉपर प्लान करके इसको प्रिपरेशन किया जा सकता है और पहली बार में सिलेक्शन लिया जा सकता है। हाँ जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। कैसे आप सब लोग? आज हम लोग आपसे डिस्कस करने आए हैं राजस्थान में जो जेई की एक्सपेक्टेड वैकेंसी है 2026 की, जो मोर देन 700 प्लस है। आई थिंक 774 तो कैलेंडर में ही आ चुकी है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो खैर नहीं आया, लेकिन कैलेंडर बिकॉज गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है तो डेफिनेटली नवंबर में उसका पेपर वो लेंगे, तो डेफिनेटली मई जून में नोटिफिकेशन आने के पूरे चांस बनते हैं। देन 3-4 मंथ्स दे विल गिव फॉर प्रिपरेशन, देन दे विल बी कंडक्टिंग एग्जाम। तो इस पूरे एग्जाम का मैम के साथ हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का इसका पैटर्न रहता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, और मेन हमारा जो इस पूरे वीडियो में टारगेट रहेगा आपको पेपर पैटर्न से थोड़ा सा ताल्लुकात कराने का रहेगा। बिल्कुल जी मैम। Yes, तो इसके बारे में आप डिस्कशन थोड़ा सा बताइए। सो कैलेंडर तो सर आ चुका है, तो शॉर्ट शॉर्ट वैकेंसीज तो आएंगे। एंड आई थिंक राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी अच्छी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वैकेंसी है। है। 700 प्लस तो सर कैलेंडर में कैलेंडर में मेंशन है और ऐसा सुनने में आया 1000 टच करेंगे, इंक्रीज करेगी। इसके अलावा मैम उसमें एक और लिखा हुआ है, जन अभियांत्रिकी विभाग की 3000 वैकेंसी लिखी है और वो विभिन्न पद लिखा है। तो वी आर नॉट श्योर कि उसमें से इंजीनियरिंग के पद कितने होंगे या उसमें इंजीनियरिंग के पद है भी कि नहीं है। अभी उसको एक बार का साइड में हटा भी दें तो जो बेसिक कनिष्ठ अभियंता जो जेई की वैकेंसी है वो 774 तो उन्होंने ऑफिशियली दिया है, बट एक्सपेक्टेड है कि उससे भी ज्यादा होंगी। उससे भी ज्यादा होंगी। और हमने पेपर एनालिसिस भी करी, आपके सामने भी हम उस चीज को शो करेंगे। तो सर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर का लेवल अलग है, और जो डिग्री वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर का लेवल अलग है। दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। अलग मतलब बहुत ही अलग है। आप एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं। यस। सो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। आज के सेशन का जो रोड मैप रहेगा, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, एग्जाम की डिटेल आपको देंगे, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एंड डेफिनेटली थ्रू आउट दिस सेशन आपको टिप्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी आइडिया लगता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो या फिर आप डिग्री स्टूडेंट हो, दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। एंड सर बेस्ट चीज मुझे ये लगी जो एज क्राइटेरिया है, 18 से 40। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी एज 28, 29, 30 भी हो गई होगी। आप अपने स्टेट में रह के जो है जूनियर इंजीनियर बनना चाह रहे होंगे, तो ये एक अच्छा खास मौका है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसका जो एग्जाम है आई थिंक वो एक्सपेक्टेड है नवंबर में। हाँ। तो अभी से अगर आप देखेंगे तो सर टाइम भी काफी ज्यादा है 6-8 महीने preparation पूरे हैं करने अभी के भी, लिए। मतलब प्रॉपर प्लान करके इसको प्रिपरेशन किया जा सकता है और पहली बार में सिलेक्शन लिया जा सकता हाँ है। जी। और जैसे मैम आरपीएससी का जो अभी रिसेंटली हमने एई का बैच किया था और अभी एग्जाम भी हुआ है, तो आरपीएससी की जैसे टेंडेंसी रहती है हर 3 से 4 साल में एक बार वैकेंसी निकालते हैं। तो एक बार आप जेई बन जाओ, फिर 3-4 साल बाद या तो वो प्रमोट कर देंगे, नहीं तो आरपीएससी की हम कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं। कोई लोग का ईएस टारगेट होता है, तो ये एक शॉर्ट्स इमीडिएट सक्सेस लेके हम आगे लाइफ लॉन्ग प्लान आगे कर सकते हैं। एंड आई थिंक सर बहुत सारे हमारे ही मेडिजी के स्टूडेंट है जो ऐसा कर भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहले वो तो है ही। जूनियर इंजीनियर बनते हैं, फिर बिल्कुल। असिस्टेंट इंजीनियर, और फिर उसके उसके बाद बाद ईएससी का प्रिपरेशन ईएससी भी चलता चल रहता रहा है। होता है बिल्कुल, उनका। बिल्कुल। तो इस तरह की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द वेरी गुड फर्स्ट स्टेप फॉर द First फ्रेशर step, बिल्कुल, स्टूडेंट्स। बिल्कुल। यस। सो अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें, तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स का आपका यहाँ पे रहेगा, मतलब 120 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपके 120 होने वाले हैं। और सर, यही सबसे बड़ा गेम है इसमें, क्योंकि एसएससी वगैरह में वो भी जूनियर इंजीनियर का पेपर है सर, बट वहां पे 120 मिनट्स हैं, 200 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको लेवल सर एनालिसिस करके क्या लगा? इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डिग्री का जो पेपर है और डिप्लोमा का जो पेपर है, डिप्लोमा का उन्होंने डेफिनेटली थोड़ा सा लो लेवल रखा है, डिप्लोमा लेवल पे रखा है, लेकिन डिग्री वाले पेपर में वो आपसे, क्योंकि 1 मिनट पर क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपसे पूरा 1 मिनट लेके रहेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको हो सकता है 2 मिनट से भी ज्यादा लग जाए उसको समझने में, उसको सॉल्व करने में। तो फिर बैलेंस करने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कि सीधा आपसे यूनिट पूछ ले किसी चीज का। लेकिन पेपर, ये जो जेई का मैं आपको पेपर बता दे रहा हूँ स्पेशली डिग्री वालों के लिए, इट इज नॉट अ बेसिक जेई पेपर।
इट इनफैक्ट आरपीएससी जो एई का जो प्री का पेपर आया था उससे भी बेटर लेवल है इस पेपर का। जीएस का भी लेवल अच्छा है, अगेन उसको बहुत ज्यादा कंसर्न उसके अंदर का नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल की अभी एनालिसिस कर रहे हैं, द पेपर इज सपोज्ड टू बी वेरी वेरी गुड। यस, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन हमने देखे, तो उसको भी काफी बैलेंस करा गया है। मतलब 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में शायद हवा ना लगे, थोड़ा आप रीथिंक करें उसके बारे में, देन यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली। एंड कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट है, जैसे वो बैलेंस करने के लिए ऐसे करते हैं, वो वही मैं कह रहा हूँ ना, आपसे किसी क्वेश्चन में 2 मिनट ले लिया तो किसी क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड में करवा दिया। वो पेपर बनाने वाले के स्किल्स पे डिपेंड करता है। पेपर जेई का मतलब बहुत ही हाई क्लास है, और सबसे मेन बात इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। मतलब ऐसा आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें मतलब 120 क्वेश्चन है तो हमारे 120 में से मतलब 100 नंबर से तो आपको ऊपर लाना ही लाना है, मिनिमम टारगेट आपको करना है। और एक सबसे बड़ी बात, आप इसको अगर थोड़ा सा एक ये रहा क्वेश्चन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो 80 क्वेश्चन टेक्निकल एंड 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से एक चीज बता देता हूँ, आप भी मैम इस पे एम्फेसाइज कीजिएगा कि 1/3 जो पेपर है 120 में से 40 क्वेश्चन, 1/3 पेपर नॉन टेक का पेपर है। आप नॉन टेक को बिल्कुल भी इसमें हल्के हाथ में नहीं ले सकते, 40 क्वेश्चंस बड़े अच्छा नंबर है। 1/3 मतलब आपकी प्रिपरेशन का 33.33% पार्ट सिर्फ और सिर्फ ये एक ही मतलब एक जोन है पूरा का पूरा। मतलब कितना बड़ा क्राइटेरिया हो गया ये वाला, और बड़ा क्राइटेरिया है, और इसके अंदर आपको जैसे भूगोल है, इतिहास है, जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और केवल डेडिकेटेड ऑफ राजस्थान है। तो आपको पूरी तरह से ओरिएंट रहना है राजस्थान की तरफ। जो आपने अभी आरपीएससी एई के अगर किसी ने प्रिपरेशन की हो प्री की, तो उसमें डेफिनेटली अच्छे से कवर किया ही होगा आपने, वो कि वो प्रिपरेशन यहाँ आपके काम आ जाएगी। लेकिन इसको बिल्कुल हल्के हाथ में लेना। देखो मैम क्या था, आरपीएससी एई में इसलिए भी चल गया क्योंकि उसमें जैसे देखते हैं कि कम नंबर आने पे भी सिलेक्शन हुआ है लोगों का। यहाँ 120 ही नंबर का पेपर है, 120 ही क्वेश्चन है, और कट ऑफ हमेशा 100 अबाव भी जा रही है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है नॉन टेक्निकल। सबसे बड़ी चीज सर सिंगल स्टेज एग्जाम है। हाँ, तो आपको एक ही बार में सीधा पोस्ट, कोई मेंस वगैरह, एक ही मौका मिलेगा। और टाइम भी अच्छा है। आई थिंक जो टेक्निकल पोर्शन है और जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, डिप्लोमा वालों के लिए तो बहुत ही इनफ टाइम है, क्योंकि उनका सिलेबस काफी कंसाइज है टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिग्री वालों को पूरा टाइम अच्छे से कंज्यूम करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे रहेगी। मिनिमम 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए 40% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जैसे कि हमने बताया कि सिंगल एग्जाम है, ठीक है, तो आपका ओएमआर शीट होगा, नॉट द सीबीटी, ठीक है, ये आपका ओएमआर ऑफलाइन पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर मेडिकल वगैरह है, और जो फर्दर प्रोसीजर्स होंगे उसके थ्रू आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इट्स अ सिंगल स्टेज ऑफलाइन एग्जामिनेशन, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की। तो नॉन टेक्निकल में सिलेबस पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, देन फिर टेक्निकल वाला जो सिलेबस है वो सर आपके साथ डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशन आपका हो गया राजस्थान का, ठीक है, हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आपकी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई आपकी, ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द राजस्थान, ये आपको अच्छी तरीके से कवर करना है। ज्योग्राफी ऑफ द राजस्थान, करंट अफेयर यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, बट करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या है ना सर, नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्वेश्चन करंट अफेयर से कनेक्ट करके पूछ लेते हैं। हाँ, और वो अच्छा करंट अफेयर ऑफ राजस्थान ऐसा लिखा नहीं है, तो मतलब करंट अफेयर बेसिकली आप न्यूज़पेपर अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे रोज न्यूज के साथ कनेक्ट रहेंगे, रील्स वाली न्यूज के साथ नहीं, जो बेसिक एक्चुअल न्यूज होती है उनके साथ, तो डेफिनेटली आप इंडियन न्यूज भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, और राजस्थान पे ज्यादा एम्फेसाइज न्यूज आपको ध्यान होनी चाहिए। बिल्कुल, और बाकी पूरा नॉन टेक्निकल आपका राजस्थान बेस्ड होने वाला है। तो आपको अच्छी तरीके से डेडिकेटेडली एक डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल पोर्शन की रिक्वायरमेंट और होगी। इनफैक्ट जितने भी ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, जैसे पॉलिटिक है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, उसके अलावा जियोग्राफी, इनका भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही चीज वो देते हैं। Exactly, हाँ। पॉलिटिक्स का भी आपको करंट कोई उसका कोई पॉलिसी होगा गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का या इस तरह के, तो करंट से ही रिलेटेड करके दैट्स देते हैं। व्हाई लाइक करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, कि आप इसको भी जब आप इतनी मेहनत करोगे तो इसको भी स्किप मत करना, ताकि आपके जो अटेम्प्ट के चांसेस हैं वो और थोड़े से आपके बढ़ जाएं। ठीक है, नाउ सर आई विल रिक्वेस्ट टू यू कि आप, क्योंकि सिविल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप डिटेल में स्टूडेंट को बताइए कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। देखो, हमने पिछले पेपर कुछ एनालिसिस किए हैं, 1-2 बार के पेपर एनालिसिस किए हैं, और उसका एवरेज मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया।
तो सबसे पहले तो जो रेड मार्किंग करके इसलिए दिया गया है क्योंकि जो रेड मार्क जो सब्जेक्ट है, आरसीसी, एस्टिमेशन, सोम स्ट्रक्चर, बीएमसी, सॉइल, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, सर्वे एंड ऑटोकैड, ये जो 7-8 सब्जेक्ट है, डिप्लोमा का सिलेबस सिर्फ यहीं तक है। डिप्लोमा में एफएमओसीएफ नहीं पूछा गया है, हाईवे इंजीनियरिंग नहीं पूछी गई, एनवायरमेंट नहीं है, स्टील स्ट्रक्चर नहीं है। तो डिग्री वालों के लिए ये 4 सब्जेक्ट पहली बात तो एक्स्ट्रा है। 4 क्या, ये टोटल 5 ही हो गए इंक्लूडिंग ओसीएफ। और स्ट्रक्चर की जहां तक बात करें तो डिप्लोमा के पेपर में स्ट्रक्चर का भी कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। जैसे एक आपको स्ट्रक्चर दे दिया और उसका डिटरमिनेशन निकालने को बोला, तो बहुत एक छोटे लेवल पे स्ट्रक्चर एनालिसिस पूछा गया और ज्यादा नहीं है, एक ही सवाल उसमें से, या एक या 2 ही सवाल है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर सोम स्ट्रक्चर 12 लिखा है तो आप समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन करीब सोम का रहा होगा और 2 क्वेश्चन के आसपास स्ट्रक्चर एनालिसिस का रहा होगा। लेकिन अब अगर आप बात करें तो सबसे सॉरी, ये तो था डिग्री का। डिप्लोमा में देखें तो 8 है ना, तो 6 + 2 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 6 के आसपास सोम का क्वेश्चन रहा होगा और 2 के आसपास स्ट्रक्चर का क्वेश्चन रहा होगा। अब इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो आप सबसे ज्यादा सवाल देखिए आरसीसी से। पहले मैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ बात कर लेता हूं। 21 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, मतलब आप समझ लो 25% ऑफ द पेपर इज ओनली फ्रॉम आरसीसी। और आरसीसी के सारे क्वेश्चन मैंने रीड किए हैं। अगर आप कमेंट में हमें बताएंगे तो हम वो एनालिसिस भी आपको कर देंगे कि पूरा पेपर का जितने सब्जेक्ट डिस्कस किए जा सकते हैं सारा साथ में डिस्कस भी कर लेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना आपको डेप्थ की जरूरत है, क्या क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए, और जिस तरह के क्वेश्चंस आए वो अगर आप बताएंगे तो वैसा भी एक सेशन कर लिया जाएगा। अभी के लिए 21 क्वेश्चन का मतलब हो गया कोडल प्रोविजन आपको एकदम मुंह पे रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। ऐसा कोई कंप्रेसिव फोर्स निकालने का या मोमेंट कैपेसिटी निकालने का इतना हैवी क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे डेवलपमेंट लेंथ में क्या कोडल प्रोविजन है, टाउ बीडी निकालने का क्या कोडल प्रोविजन है, उस तरह के सवाल आपको इसमें पूछे गए। सेकंड अगर आप देखेंगे तो सेकंड सबसे हाईएस्ट सब्जेक्ट जो पूछा गया है ऑब्वियसली बिल्डिंग मटेरियल्स पूछा गया है। इसमें बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी दोनों इंक्लूडेड है। एस्टिमेशन अलग से यहाँ पे लिखा है हमने। एस्टिमेशन आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चन आपको एस्टिमेशन से भी मिल रहे हैं। तो अगर आप बीएमसी प्लस एस्टिमेशन को अगर कंबाइंड सब्जेक्ट मानो तो अगेन 20 क्वेश्चन। तो कुल मिला के डिप्लोमा वालों के लिए बीएमसी और आरसीसी, ये जो पूरा का पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी और पूरा जो एक साइड का जो जोन है, ये पूरा का पूरा आपके लिए आधा पेपर है। 50% पेपर केवल और केवल इन 2 सब्जेक्ट्स में से है। आरसीसी एक सिंगल सब्जेक्ट है। बीएमसी में 3 पार्ट मैंने डाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स डाला है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डाला है और एस्टिमेशन डाला है। 50% पेपर आपका केवल इन 2 सब्जेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेप्थ में आपको, या कितना हाई लेवल तो नहीं कहूंगा, लेकिन कितना आपको इसकी रिपीटेशन की जरूरत होनी चाहिए। तो ऐसे ये सब्जेक्ट के परसेंटेज जानने से फायदा क्या होता है, हमें यह पता चल जाता है कि हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। एक मैं आपको बहुत ही एक मतलब नॉर्मल सी बात बताता हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी बनने की तैयारी कर रहे हो, जो सब्जेक्ट का जितना वेटेज है आपके टाइम टेबल का उतना परसेंट टाइम उसमें जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 50% मिला के 2 सब्जेक्ट का वेटेज है, तो आपकी प्रिपरेशन अगर 3 महीने तक चलती है, लेट अस से एग्जांपल लेते हैं, तो 3 महीने में जितना आप टाइम पढ़ते हैं, अगर आप पर डे 8 आवर्स निकालते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 4 आवर्स जो है केवल और केवल इन 2 सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड होने चाहिए। या इन टोटल अगर आप जितना पढ़ते हैं उसमें से 50% टाइम यू हैव टू गिव फॉर दीज 2 सब्जेक्ट, क्योंकि एग्जाम की डिमांड वैसी है। उसके बाद अगर हम देखें तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज 11 क्वेश्चंस यू कैन सी। इसमें अगर आप देखेंगे तो 9 + 2 कर सकते हैं, 9 क्वेश्चन फ्रॉम इरिगेशन, 2 क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोलॉजी, देन 9 क्वेश्चन फ्रॉम सर्वे एंड देन 4 क्वेश्चन फ्रॉम ऑटोकैड। ऑटोकैड भी ठीक ठाक सिग्निफिकेंट अमाउंट रख रहा है, 4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो अगर आप इसमें बहुत ज्यादा नहीं डूबना चाहते तो दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर कहीं से सोर्स मिल जाए, कुछ करने को मिल जाए इसमें, तो दैट कैन बी डन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह कि आपको इसमें बहुत डूबने की जरूरत नहीं है कि मतलब हम इस एक सब्जेक्ट के चक्कर में मतलब अपने पूरा समय गया और ऑटोकैड करना है, महीना भर इसमें डाल दिया। आपके पास 50% सब्जेक्ट जो है वो आरसीसी और बीएमसी है, आप वहां एक्यूरेसी बढ़ाइए। अगर आपने 4 क्वेश्चन एक बार का दिमाग से हटा भी दिए तो 76 में से भी बहुत सारे नंबर लाने के लिए आपके पास में सब्जेक्ट है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डिग्री स्टूडेंट्स, जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो यहां आप देखेंगे तो आपके सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल ही इंपॉर्टेंस दी गई है। और जो सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे ऑटोकैड अगेन, तो उसको देखो 2 मार्क्स दिया गया। स्टील 2 लिखा है, लेकिन ये हमेशा 2 होगा जरूरी नहीं है, आप इसको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मान के चलेंगे। जैसे आप इसमें 5 क्वेश्चंस के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एनवायरमेंट, हाईवे,
FM OCF में अगर बात करें तो इट इज 8+3, FM से 8 है, 3 क्वेश्चंस के आसपास आपके OCF से हैं। उसके बाद सर्वे देखो, इंडिविजुअल 11 क्वेश्चन है। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी अगेन 5+2 आप कंसीडर कर सकते हैं। देन सॉइल 8 इंडिविजुअल क्वेश्चन है, 7 BMC से इंडिविजुअल क्वेश्चन है। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर 8+4 मान सकते हैं क्योंकि डिग्री का पेपर है और है भी 8+4 ही। एस्टिमेशन कम क्वेश्चन है, RCC मोर एंड लेस इक्वल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे RCC और स्टील इक्वल इंपॉर्टेंस है, 5-5 क्वेश्चन दोनों से आएंगे आपको। उसके बाद सोम स्ट्रक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। देन बाकी सारे सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंट हो गए। तो डिग्री वालों के लिए मोर एंड लेस अगर मैं देखूं तो ऐसा हैवी वेटेज किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए नहीं है, सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस है। मोर एंड लेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। सब्जेक्ट गिना दूं मैं आपको तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब्जेक्ट है एक तरह से। अब उसमें से जैसा हाइड्रोलॉजी है तो छोटा सब्जेक्ट है, उतना ही कम पूछा गया है। ऑटोकैड आप बिल्कुल भी ना ध्यान दे तो चलेगा मेरे साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ध्यान नहीं देना है, नहीं पढ़ना है, मेरे कहने का मतलब है आप उसमें अननेसेसरी का बहुत टाइम ना दें। कुछ भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी जुगाड़ मिल जाए बस उतना काफी है। नो नीड टू गिव सो मच टाइम फॉर 2 मार्क्स, बेटर टू गिव सो मच टाइम टू द हैवी मार्क्स कैरिंग सब्जेक्ट। आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। आपने अगर 15 दिन किसी एक सब्जेक्ट में दे दिए जिसकी वेटेज सिर्फ 2 नंबर की है तो फिर वो 15 दिन बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं देंगे तो नेगेटिव होने के चांस ज्यादा है कि नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे BMC काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन FM इज वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट दे हैव कंसीडर्ड। 11 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम ओनली वन एरिया, वैसा 11 क्वेश्चन सिर्फ सर्वे में से पूछा है। तो देखा जाए तो सिविल के डेडिकेटेड सब्जेक्ट में भी FM को सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखा है। अगेन मे नॉट बी नेसेसरी कि फिर से वापस 8 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस वेटेज को देख के ऐसा लगता है कि सोम FM ये सब इक्वल मार्क्स कैरिंग सब्जेक्ट हो गए। अब मैं आपको सबसे मेन बात बता देता हूं जो शुरुआत में भी हल्का सा हमने डिस्कशन किया था। ये पेपर तो देखो, अगर आप SSC JE के भी अगर आप PYQ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो दैट कैन बी डन और दैट कैन बी कवर्ड, हो जाएगा। जितना मतलब मैंने एनालिसिस किया है कि उससे अगर आप करेंगे थोड़ा बहुत, देखो आप पढ़ेंगे भी साथ में तो दिस पेपर कैन बी अटेम्प्टेड। बट ये जो पेपर है वो SSC JE PYQ से नहीं बनेगा। अगर आप 80 क्वेश्चन की बात करें तो 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली SSC JE PYQ जैसे हो जाएंगे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ESC ओरिएंटेड है, लेकिन ESC के बहुत नजदीक है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, 120 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसमें से मैं 120 नहीं, मैं 80 क्वेश्चंस की बात करूंगा और आपको 120 मिनट मतलब कि 80 मिनट्स आपको इसके लिए दिए गए। वैसे देखा जाए जो GS वाला जो पेपर होता है 40 अगर क्वेश्चन है तो वो 40 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में कर लिए जा सकते हैं। फिर भी आपको 80 क्वेश्चन के लिए आपके पास में करीब करीब 90 मिनट तो बच ही जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं ये 80 के 80 सवाल आपके पूरे के पूरे 90 मिनट ले लेंगे, लिटरली ले लेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं JEE के एग्जाम में जो जनरली नहीं पूछते हैं, क्योंकि JEE नाम जैसे आता है हम सोचते हैं कि बहुत ही हल्का लेवल होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो हम लोग जैसे जो AE का बैच रन करते हैं तो उसमें हम हमेशा ही एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी JEE के एग्जाम होते हैं उसको कंसर्न करके एग्जाम उसकी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो उसमें हम किसी भी JEE या AE के मेंस के लेवल को भी टच करते हैं, डेफिनेटली नॉट कन्वेंशनल जो ऑब्जेक्टिव मेंस होता है। तो SSC JEE मेंस की अगर कोई प्रिपरेशन कर लिया है उसके लिए फिर भी ये अटेम्प्ट करना कंपेरेटिवली आसान हो सकता है। और आप सबको पता है SSC JEE मेंस को अटेम्प्ट करने के लिए रेफरेंस बुक हमेशा ESC PYQ ली जाती है या कुछ PSU के जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उस तरह के रेफरेंस ले जाते हैं। तो यहाँ पे सारे रेफरेंस वैसे ही हैं। आप एक बार पेपर चेक कीजिए, 80 में से 50 क्वेश्चन आपको 110% आपसे टाइम लेगा। आपको हर एक स्टेटमेंट में सोचने का मौका मिलेगा, सोचना पड़ेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, पड़ेगा आपको सोचना। उसको बैलेंस करने के लिए फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन, जैसा भी मैंने बताया था कि काइनेटिक विस्कोसिटी का आपको यूनिट पूछ लिया है तो वो पूछ के आपको बैलेंस कर दिया, लेकिन 2 क्वेश्चन डिस्चार्ज या बर्नौली इक्वेशन से ऐसे दे दिए जो आपको सोचना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम सोर्स क्या रखने वाले हैं वो आपको मैंने आपको आइडिया दे दिया और टाइम देना पड़ेगा। 6 महीने आपके पास हैं ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो। अगर जैसे आज क्या तारीख होगी, 6 अप्रैल हो गई, अगर मैं 10 अप्रैल से अगर आपकी प्रिपरेशन काउंट करता हूं तो 10 अप्रैल के बाद में 10 अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 ही महीने। नवंबर में तो पेपर होना है तो कौन सी डेट को होगा, तो हम अक्टूबर तक कंसिडर कर सकते हैं। 6 मंथ्स। जो डिप्लोमा वाले लोग हैं उनके लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट हैं। Yes. इसमें से अगर हम इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर भी दें तो 7 सब्जेक्ट है बेसिकली। डिग्री वालों के लिए ऑन एन एवरेज 12 के आसपास सब्जेक्ट हैं। Yes. 6 महीना 12 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग GS।
एक मैं बात आपको यहाँ कह दूंगा, फिर मैम आपको टेक्निकल की भी स्ट्रेटेजी बता देंगी। मेरा ये कहना है, क्योंकि 1/3 पेपर जीएस है, आप उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लाने। आप उसको ये मत समझें कि जब फॉर्म आ जाएगा, जब हम फॉर्म भर देंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपका एम ये एग्जाम है, अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं, अगर आपको इसी में ही सेलेक्ट होना है, जो कि बहुत क्विक सक्सेस आपको दे रहा है, एक ही पेपर के बाद आप सीधा गवर्नमेंट जॉब में, तो बॉस ऐसा है कि अगर आप 10 तारीख से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप दिन के 4 घंटे पढ़ते हैं, तो 1/3 टाइम शुड बी गिवन टू जीएस, क्योंकि आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे। एग्जाम आपसे 1/3 जब सवाल पूछ रहा है, तो 1/3 प्रिपरेशन वो आपसे मांग रहा है कि नहीं? तो आप जो भी टाइम बनाते हैं, आप जितना भी पढ़ते हैं, वो भी मैम आपको डिस्कस करके बता देंगे कितना पढ़ना चाहिए। लेकिन आप जितना भी आपको मैम बताए कि 6 घंटे अगर आपको पढ़ना है, तो उसमें 1/3 मीन्स 2 आवर्स शुड बी गिवन टू जीएस, देन 4 आवर्स फॉर टेक्निकल। 8 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, तो 1/3 टाइम फॉर जीएस एंड देन 2/3 टाइम फॉर टेक्निकल। वो अब आगे डिस्कस कीजिए मैम आप। सो सर, आजकल ये भी एक पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी नोटिफिकेशन आ रहा है ना, तो नोटिफिकेशन के बाद आपको उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि आप जीरो से स्टार्ट कर पाओ। हाँ। जैसे हमने यूपीआई का एग्जाम देखा, राजस्थान का एग्जाम देखा जो असिस्टेंट इंजीनियर का आया अभी था, मेंस में तो 3 ही महीने दिए, 3 महीने दिए, तो बहुत ज्यादा आपको टाइम मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट जो है कम्पीट कर पा रहे हैं जो पहले से बैकअप अपना जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर करके बैठे हैं, फिर जैसे नोटिफिकेशन आता है वो अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से एनहांस कर लेते हैं, एनहांस कर लेते हैं। तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 मंथ्स है नाउ। इफ यू विल वेट फॉर द नोटिफिकेशन, डेफिनेटली ये जो गाड़ी है ये आपके हाथ से छूट जाएगी। और यहाँ वो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे जो लास्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं या अभी से एक्टिव हो गए हैं, सब्जेक्ट उन्होंने कंप्लीट करना भी शुरू कर दिया। हम तो कह रहे हैं मान लो कल ही नोटिफिकेशन आ जाए, बट हमें तो हमारी प्रिपरेशन, क्योंकि कैलेंडर उन्होंने दे दिया, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम एग्जाम लेने वाले हैं, एंड अगर आपके टारगेट जोन में वो आ रहा है, तो व्हाई नॉट फ्रॉम टुडे, क्यों नहीं, और उसी को लेके क्यों नहीं। ये तो यही है सर, इसमें जहां तक मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी, आई थिंक आपने जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है दैट इज वेरी नाइस स्ट्रेटेजी, कि टेक प्लस नॉन टेक का पोर्शन है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप ऑन एन एवरेज 7 to 8 आवर्स तो पढ़िए। आई विल नॉट से कि आप बहुत ही कम नंबर ऑफ आवर्स पढ़ो, बिकॉज 6 महीने पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद जूनियर साहब आप बन जाएंगे, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो बड़ी उपलब्धियों के लिए बड़ा बलिदान भी जरूरी होता है। तो आप 7 घंटे 8 घंटे ऑन एन एवरेज आपको स्टडी करना ही है। उसमें से आई विल सजेस्ट कि 4 to 5 आवर्स आप अपने टेक वाले पोर्शन को दीजिए, एंड यहाँ पर 3 to 4 आवर्स आपका डेली नॉन टेक्निकल का पोर्शन होना चाहिए। धीमे धीमे राजस्थान की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसको कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, वो तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको ही सॉल्व कर लें। आई थिंक उतने प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट स्पेशली फॉर द डिग्री स्टूडेंट्स, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी रेफरेंस बुक होनी चाहिए। क्योंकि सर जब हमने पेपर देखा लास्ट जो 2 आप पेपर उसमें से ए एंड आर वाले क्वेश्चन इग्नोर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्टेटमेंट वाले, मतलब सारे नहीं, तो आपको एक रेफरेंस पता होना चाहिए कि मैं इस तरह के क्वेश्चन से डील कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैम पहले जब इस तरह का पैटर्न सडनली जब आया था, तो जो लोग केवल जेई का एग्जाम, जेई माइंडसेट से प्रिपेयर करके गए थे, अब उनको आ तो रहा है, ऐसा नहीं कि आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आएगा, आप पढ़ोगे सब समझ आएगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं किया। सारा गेम टाइम का है। और आप करने में कोई दिक्कत नहीं, आंसर सारे कर दोगे आप, लेकिन उतने टाइम में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो आपकी प्रैक्टिस बताएगी। तो आप पीएससी पीवाईक्यूज लगाइए, एजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड स्पेशली जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाए ना, आप टेस्ट जरूर देते रहिए, क्योंकि टेस्ट से जो है आपको आइडिया लगता रहेगा कि आप कहाँ पर आपकी प्रिपरेशन लाई कर रही है, कौन से क्वेश्चन आप विद इन टाइम सॉल्व कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर आप कॉमेंट सेक्शन में लिखोगे, हम उसकी एनालिसिस भी आपको दे देंगे। आपसे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए, प्योर थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, स्पेशली डिग्री वाले पेपर की मैं बात कर रही हूँ। अच्छे क्वालिटी न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए, उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, सो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर हमें लगाना है। और टाइम का ही सारा गेम है, टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, 3 चीजें आपको मेंटेन करनी है फाइनल एग्जाम में। तो वो टेस्ट और प्रैक्टिस से आप इंप्रूव कर ले जाओगे अपना। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपने कोई चीज छोड़ दी है, लेकिन किसी और चीज को बहुत टाइम दिया है जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडीइंग ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर ऑटोकैड जैसे थोड़ा सा अनयूजुअल सब्जेक्ट है जो हम रेगुलरली नहीं पढ़ते, तो अगर वो नहीं भी हुआ आपसे, दैट इज कंप्लीटली फाइन, लेकिन आप बाकी 78 मार्क्स पे फोकस कीजिए, उसमें आप 90% मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। और वो हम कर सकते हैं सर, उसमें हम श्योरिटी ले सकते हैं कि हम मेहनत करेंगे, क्योंकि हम हर एग्जाम के लिए वो सारे सब्जेक्ट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। और इतना ज्यादा वेटेज भी नहीं ऑटोकैड का, सो आप उसको लास्ट प्रायोरिटी
मेजोरिटी बना सकते हो हाँ, अपनी कि बिल्कुल। आपने सारा कवर कर लिया। इफ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर दी ऑटोकैड, अदरवाइज आपको वैसे भी 80 में से 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो आप अपना जो कोर सब्जेक्ट है आपके, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जिसमें प्रैक्टिस है, उसी से ही स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है, सो हमने सोचा आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए, आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहिए कि एग्जाम क्या है, किस लेवल का है और आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मी एंड सर बोथ आर गोइंग टू रिप्लाई यू पर्सनली एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक मैं आपको लास्ट बात और बोल देता हूँ, सॉरी। बस इतनी सी बात यह है कि आप कैसा टारगेट कर सकते हैं जो अभी से स्टार्ट करने वाले हैं। एक सिंपल टारगेट बता देता हूँ। जो डिग्री स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा टारगेट कीजिए 1 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पर मंथ एंड 2.5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर मंथ। अगर आप इस स्पीड से चलेंगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस अप टू सितंबर ऑफ नॉन टेक एज वेल एज टेक। और यही एक नॉन टेक जो डिप्लोमा वाले हैं वो 1.5 या 1.75 सब्जेक्ट ऑफ टेक्निकल एंड 1 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल। ये 1.5 का मतलब है इस रेट से आपको चलना है, दैट इज द रेट। तो 2 महीने में 3 हो जाने चाहिए। सर आपने इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है, मैं तो कहूंगी आप इनको चैलेंज दे दो आप एंड एक्सेप्ट करो आप कमेंट सेक्शन में कि चैलेंज एक्सेप्टेड। इससे क्या है ना, आपको एक तो पर डे, देखो कई सारे लोग मैम ऐसे भी हैं जो शायद नहीं, मतलब क्या कहते हैं, वो खुद से ही पढ़ रहे हैं, तो अब उनके लिए ना ये मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कि अब मैं शुरू क्या करूं, क्या नहीं करूं, मैं रोज नहीं पढ़ पा रहा हूं। आपका टारगेट है मुझे अगले 2 महीनों में 5 सब्जेक्ट, ढाई सब्जेक्ट पर महीना हो गया। अब 5 सब्जेक्ट में आज आपकी पढ़ाई किसी वजह से छूट गई, आप कल कवर कीजिए, कल छूट गई परसों कवर कीजिए। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, रोज ही पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा टारगेट करेंगे कि अगले 2 महीने 5 टेक्निकल सब्जेक्ट, 2 नॉन टेक सब्जेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ सितंबर तक यू विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस विद मैक्सिमम प्रैक्टिस एंड टेस्ट, और सब कुछ आपका टाइम पे and at कंप्लीट last you will get lot of time for the revision and for yes, the yes, yes, like test series analysis. So take a challenge, comment section में लिखो yes accepted, ठीक है, एंड उसी हिसाब से आप चलो। जब आप चैलेंज लेते हो ना तो आपकी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है और चीजें हो भी जाती हैं। जब चीजें सर हम ले लेते हैं ना दिल पे कि नहीं अब तो करके दिखाना है, तो चीजें हो जाती हैं। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज डू वर्क हार्ड, start your preparation as soon as possible. If you require any help from our side, feel free to contact us and even you can do the comment also, we are going to reply. Thank you very much. Thank you so much. Jai Hind.